गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का लेसन फर्स्ट प्रकाश के परावर्तन की फर्स्ट वीडियो में आपने प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय पृष्ठ और गोलीय दर्पण के विषय में आपने अध्ययन किया। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा गोलीय की पहली शुरुआत करता हूं। गोलीय पृष्ठ किसे कहते हैं? किसी खोखले गोले, कांच के खोखले गोले कटे हुए भाग को गोलीय पृष्ठ कहते हैं। कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोलीय पृष्ठ कहते हैं। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। गोलीय पृष्ठ किसी एक भाग पर धसे भाग या उभरे भाग, दो पृष्ठ होते हैं। यहाँ तो गोली कांच के दो खोखला गोला है, कटा हुआ भाग, जैसे आपका यहाँ से कटा हुआ भाग है। एक तल यहाँ पर ये तल होगा, एक बाहर का तल हुआ। इसके किसी एक पृष्ठ पर यदि कलई कर दी जाती है तो उसका दूसरा पृष्ठ जो होता है परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण की फिर से परिभाषा सुन लीजिएगा। गोलीय पृष्ठ के किसी एक भाग पर कलई कर दिया जाए तो उसका दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल गोलीय दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण। अवतल गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? यदि किसी गोलीय पृष्ठ के उभरे हुए भाग को कलई कर दिया। देखिए यहां से फिगर, ये है आपका अवतल दर्पण। धसे भाग को कलई कर दिया जाए, उभरे भाग को कलई कर दिया जाए, धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, जिससे अवतल दर्पण। उत्तल गोलीय दर्पण, यदि गोलीय पृष्ठ के धसे भाग को कलई कर दिया जाए तो उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, जिसे उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ देखें, ये धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है। ये गोलीय पृष्ठ का कटा हुआ भाग यहाँ से ए बी, ये अवतल गोलीय दर्पण है। और यहां से देखिए, ये गोली कोई खोखला गोला है, उसका कटा हुआ भाग यहाँ से ए बी है। इसके धसे भाग को कलई कर दिया गया है तो उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का करता है, इसे हम कहते हैं उत्तल गोलीय दर्पण। उत्तल दर्पण गोलीय पृष्ठ के धसे भाग को कलई कर दिया जाता है तो उभरा भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि उभरे भाग को कलई कर दिया जाता है तो धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, जिसे हम अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं। अगला टॉपिक है अवतल या उत्तल या गोलीय दर्पण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। गोलीय दर्पण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहला है ध्रुव पोल। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण संबंधी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहला है गोलीय दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण का ध्रुव गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरा पॉइंट, गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का जो भाग यहाँ कटा हुआ होता है, जो भाग काटा जाता है गोलीय पृष्ठ से, या जितना जो भाग हुआ गोलीय दर्पण से कटा हुआ भाग होता है, वही उसका द्वारक कहलाता है। यदि बड़ा भाग कटा हुआ है तो बड़े द्वारक का दर्पण कहा जाएगा। यदि छोटा भाग कटा हुआ है तो छोटे द्वारक कहा जाएगा। तो ये पूरा देखें, ए बी जो इसका द्वारक है, और यहाँ से ए डैश बी डैश ये द्वारक है। तो अगर हम यहाँ से कलई कर दिया है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा यह, और उत्तल दर्पण का पोल आपका P, यहाँ पोल P है। और इस ए बी और ए डैश बी डैश
यह जो है क्रमशः अवतल उत्तल दर्पण का गोली द्वारक है, गोली दर्पण का द्वारक। तीसरा पॉइंट है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष से पहले एक वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र। चौथा है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे आप सपोज करें इस गोली दर्पण का भाग को पूरा किया जाए इस तरह, यस, तो जिस खोखले गोले का यह भाग होता है कांच की, उसकी केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है। और इसकी जो त्रिज्या होती है यहां से यहां तक, इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो चित्रानुसार आप देखें तो ये आर इसकी वक्रता त्रिज्या है और यहां से मिलाया जाए तो वक्रता त्रिज्या भी हो जाएगी, यही वक्रता त्रिज्या आपकी आर है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिगर एक साथ ए डैश बी डैश इसका द्वारक हुआ और इसके मध्य बिंदु को, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं। और यहां से गोली दर्पण की जो वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण अवतल या उत्तल जो भी हो, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या। अगला टॉपिक है मुख्य अक्ष। पांचवा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष गोली दर्पण के ध्रुव एवं गोली दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। गोली दर्पण के ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा CP को गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। यहां पर उत्तल दर्पण है, आप चाहे तो अवतल दर्पण दिखा सकते हैं, यह पोल हो गया और इसका वक्रता केंद्र C है, पोल P है। तो चित्रानुसार ये CP जो होगा मुख्य अक्ष होगा, CP मुख्य अक्ष, CP ये मुख्य अक्ष है। तो अगला टॉपिक है छठा फोकस एवं फोकस दूरी। फोकस एवं फोकस दूरी, फोकस एवं फोकस दूरी। गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है उसे हम गोली दर्पण का फोकस कहते हैं। पोल से फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फिर से करना सुन लीजिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, प्रकाश किरण दर्पण से, गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाता है या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उससे गोली दर्पण की फोकस कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी। चित्रानुसार दर्पण का ध्रुव P, यहां पर वक्रता केंद्र यानी CP का मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है F, अथवा अगर अवतल दर्पण अगर है, उत्तल दर्पण अगर है तो ध्रुव P, मुख्य अक्ष CP हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण की हम फोकस F कहते हैं। यहां देखिए F क्या है, इस अवतल दर्पण की फोकस है और यहां पर F जो है उत्तल दर्पण की फोकस है, उत्तल दर्पण की फोकस है। और इस PF को गोली दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं।
फोकस दूरी, यहाँ से दूरी पीएफ और पीएफ इस गोले दर्पण की फोकस दूरी होगी। फोकस एवं फोकस दूरी बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका परिभाषा है। फोकस और फोकस दूरी, मुख्य इसके समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उत्तल अवतल, जिस बिंदु से होकर जाती है वास्तविक से अवतल, अथवा जिस बिंदु से जाती है प्रतीत, ये कोष्टक में उत्तल दर्पण की फोकस कहते हैं, और उस ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यह रहा गोलीय दर्पण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अगला टॉपिक गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो थोड़ा सा इससे पहले जो है हम एक टॉपिक और से बढ़ा लेते हैं गोलीय दर्पण और प्रतिबिंबों का बनना में। इसमें पहली है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज, विजुअल इमेज। इसको कहते हैं विर्चुअल। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी वस्तु का दर्पण द्वारा परावर्तन या लेंस द्वारा अपवर्तन। किसी वस्तु का परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाश किरणें दर्पण के अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर काटते हैं, किसी वस्तु बिंदु से जाने वाले प्रकाश किरणें दर्पण से अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव से काटती है या काटते हुए प्रतीत हो उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अपवर्तन के पश्चात किसी वस्तु बिंदु से जाने वाले प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव से काटते हैं उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर काटते हुए प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं और इसे पर्दे पर लिया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। और इसकी कुछ शॉर्ट परिभाषा होती है कि वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर नहीं लिया जा सकता आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, और वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर लिया जा सकता है उसे वास्तविक। ये शॉर्ट परिभाषा, लेकिन उस परिभाषा को मैं दिया हूं कि वस्तु बिंदु से जाने वाले प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती प्रतीत होती है उसे वस्तु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक और आभासी। तो जिस बिंदु पर वास्तविक मिलती है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं आभासी। लेकिन गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए तीन किरणों की आवश्यकता होती है। इसे मुख्य रूप से दो ही किरण ले सकते हैं, लेकिन तीन किरणों की आवश्यकता होती है। पहला जो परिभाषा है वही है आपका, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए तीन किरणों की आवश्यकता होती है। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले किरण, प्रकाश किरण। यहां देखिए, पहला आपका मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश किरण। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश किरण यदि अवतल दर्पण है तो मुख्य फोकस होकर जाएगी,
यदि उत्तल दर्पण है तो मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। जो फोकस की परिभाषा है तो इससे पहले मैंने टाल पढ़ाया आपको। जैसे यहाँ कोई अवतल दर्पण है तो मुख्य के समांतर जाने वाली किरण यहाँ फोकस होकर जाएगी एफ से। अगर उत्तल दर्पण है तो मुख्य के समांतर जाने वाली किरणें ये देखें फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। ये पहली है गोले दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों को बनाने के लिए दो किरणों की तीन होती है, दो ही आप लेंगे, दो किरण जहां काटेंगे इसका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन दूसरा इसमें कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण अभिलंबित होने के कारण वह अपने ही मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ऐसे ये कोई अवतल दर्पण है और कोई प्रकाश किरण यहाँ देखें एफ है, ये आपका सी है, तो वक्रता केंद्र से कोई किरण जा रही है यहाँ से, तो इससे परावर्तन के पश्चात अभिलंबित होने के कारण पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, ये उत्तल दर्पण है तो वक्रता केंद्र की ओर जाने वाले किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले किरणें और वक्रता केंद्र की ओर जाने वाले किरणें दर्पण से, गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखें यह सी एफ है यहाँ से और सी की ओर जा रही किरणें, यह सी वक्रता केंद्र की ओर जाने किरणें जो होती हैं अपने मार्ग पर लौट जाती हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात या वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है उत्तल अवतल और वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये आपकी दूसरी किरण है। और तीसरी किरण की आवश्यकता होती है वह मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस होकर जाने वाली प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर अथवा फोकस की ओर जाने वाली किरणें प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर होती है। तीसरा पॉइंट है मुख्य फोकस से होकर या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर होती है। इस पहले का उल्टा है, इसका विलोम है आपका। तो यह है कोई अवतल दर्पण है और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण ये मुख्य के समांतर है, ये अवतल दर्पण है, ध्रुवीय फोकस। दूसरा उत्तल दर्पण है तो मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण ये यहां मुख्य फोकस आपका है एफ, इसकी ओर जाने प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात देखेंगे कि उत्तल दर्पण परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो जाते हैं। तो यह किसी गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए इन तीन किरणों की आवश्यकता मुख्य रूप से होती है। और ये दो किरणें देखें, यह दोनों किरणें जिस बिंदु पर वास्तव से काटती है या काटते हुए प्रतीत होती हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ये दोनों किरणें देखिए, अभी बता रहा हूं मैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो उसमें दो किरण तैयार है, मुख्य के समांतर जाने वाली किरण ये मुख्य फोकस होकर जाती हैं अथवा जाती प्रतीत होती हैं। यदि आपका उत्तल दर्पण है तो जाती प्रतीत होंगी, अवतल दर्पण है तो मुख्य फोकस होकर जाएंगे। इसमें दूसरा वक्रता केंद्र की से होकर जाने वाली किरण यदि अवतल है अपने मार्ग पर वापस लौट जाएंगी, अगर वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण उत्तल है तो अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। तीसरा है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य से समांतर जाती है अथवा आप मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरण उत्तल है, परावर्तन के पश्चात मुख्य से समांतर। अगला प्रश्न है टॉपिक्स दर्पण में अवतल दर्पण का प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना।
प्रतिबिंब निम्न स्थितियों में आप 6 स्थितियों में बनता है। पहला उसमें है जब वस्तु दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच रखी हो। पहला इसमें कंडीशन जब वस्तु दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच रखी गई हो, जैसे फोकस वक्ता केंद्र सी और ये वस्तु यहां रखी गई है एफ और पी के बीच। जब वस्तु दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच रखी गई, यानी देखें एफ और पी के बीच रखी गई है, तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले किरणें फोकस होकर जाएंगी और सी से होकर जाने वाली किरणें अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। और ये दोनों किरणें देखें यहां वास्तविक से कहने काट रही हैं, इसे पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को जहां काटती हैं ये देखिए, तो ये भी कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब देखें ए डैश बी डैश बनता है। अर्थात जब वस्तु गोली अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, तब अवतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। जब वस्तु एफ और पी के बीच रखी हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। यह पहली कंडीशन है जब वस्तु पी और एफ के बीच रखा था। दूसरी कंडीशन है जब वस्तु गोलीय दर्पण के फोकस पर रखी हो। दूसरी कंडीशन जब वस्तु गोलीय अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हो। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी गई हो, तब उसका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब अनंत पर उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा होता है। अनंत पर उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। देखें ये अवतल दर्पण का फोकस यह वस्तु फोकस पर रखी गई है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें यह फोकस पर रखी गई है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस होकर जाएंगी और सी से होकर जाने वाली किरणें प्रकाश किरण अपने मार्ग को वापस लौटेंगे। देखें वस्तु का प्रतिबिंब देखें अनंत बनता है। ये प्रतिबिंब अनंत पर उल्टा वास्तविक वस्तु बनता है। इस दशा में उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा अनंत बनता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हो, तो अवतल दर्पण वाला वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा बनता है। उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा बनता है। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है जब वस्तु एफ और सी के बीच रखी हो। जब वस्तु फोकस दूरी और सी के बीच रखी गई हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। अगला टॉपिक जब वस्तु दर्पण के फोकस एफ एवं ये सी के बीच रखी हो।
देखिए तीसरी कंडीशन है यह, जब वस्तु दर्पण के फोकस F एवं C के बीच रखी हो। यहाँ फोकस F है, C यहाँ है, वस्तु यहाँ रखी गई हो, तो अवतल दर्पण द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब देखें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले किरणें फोकस होकर जाएंगी और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली किरणें अपने मार्ग पर वापस लौट जाएंगी। ये दोनों किरणें वास्तविक रूप से देखें यहाँ पर काट रही हैं, उल्टा वास्तविक बनता है। यहाँ पर ए बी वस्तु का प्रतिबिंब देखेंगे आपका A डैश B डैश बनता है, उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु अनंत पर रखी गई थी उस समय वस्तु का प्रतिबिंब जो बना था, और जब वस्तु यहाँ C और F के बीच रखी गई है तब इस वस्तु AB का प्रतिबिंब या A डैश B डैश C और अनंत के बीच, तो ये रहा C एवं इन्फिनिटी के बीच उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा बनता है। C एवं अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब देखेंगे, C और अनंत के बीच में उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। A डैश B डैश देखें, इस वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा बनता है। ये तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन, जब वस्तु चौथी कंडीशन, जब वस्तु C पर रखी गई हो, वक्रता केंद्र पर रखी गई हो, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो, इस दिशा में जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो, इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा वक्रता केंद्र पर ही उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर आकार का बनता है। तो उसको देखें, ये ध्रुव P है, फोकस F, C, वस्तु यहाँ C पर रखी गई है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले किरणें फोकस होकर जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस होकर जाएंगी और फोकस से होकर जाने वाली किरण, देखिए तीसरा में किरण का सत्ता पड़ी यहाँ पर, फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें जहां वास्तव से काटती हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखेंगे ए बी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है, इस C पर ही ए बी का प्रतिबिंब A B डैश बनता है, जो वस्तु के बराबर आकार का बनता है। ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस होकर जाएंगी और फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। दोनों किरणें बिंदु B डैश पर काटती हैं, इसलिए ए बी डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब देखेंगे, अब उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर आकार का, वस्तु के बराबर आकार का बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी गई हो तब अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर आकार का वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह चौथी कंडीशन है। पांचवी कंडीशन, जब वस्तु C और अनंत के बीच रखी, जब वस्तु वक्रता केंद्र C एवं अनंत के बीच रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो, वस्तु का प्रतिबिंब C और F के बीच उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा बनता है।
ये एफ है, ये आपका सी है। वस्तु जो है यहाँ रखी गई है, तो मुख्य इसकी समांतर जाने वाली किरणें फोकस होकर जाएंगी, मुख्य इसके समांतर जाने वाली किरणें फोकस होकर जाएंगी, और इस सी से होकर जाने वाली किरणें देखें, यह अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग वापस लौट जाएंगी। और दोनों किरणें देखें कहाँ काट रही हैं, यह बी डैश का काट रही है, तो यह ए डैश बी डैश वस्तु का, इस ए बी वस्तु का उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है। इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब सी एवं एफ के बीच उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनता है। यह पांचवी कंडीशन है यह। और अंतिम कंडीशन है, 6 प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का। और छठी कंडीशन है अगला कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अवतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब फोकस पर अत्यंत छोटा, उल्टा वास्तविक वस्तु से अत्यंत छोटा का अर्थ उल्टा वास्तविक करने कोई आशा नहीं, एक बिंदु दूर पे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब उसके फोकस पर उल्टा वास्तविक और वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। किरण आ रहे देखें इसका ध्रुव पी, फोकस एफ और सी, और वस्तु जो है देखेंगे अनंत पर है, यहाँ पर वस्तु है, मुख्य इसके समांतर आ रही है, अनंत से किरणें आ रही हैं और इससे दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाएंगी। ये बिंदु के रूप में बनता है, उल्टा वास्तविक वस्तु अत्यंत छोटा बनता है। इसका एक और फिगर आप बना सकते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो, ये कोई अवतल दर्पण है, वस्तु यहां अनंत पर से ये फोकस होकर जाएंगे और यहां पर कोई सी है तो समांतर किरणें आ रही है यहां से, ये देखेंगे फोकस यहां पर उल्टा वास्तविक वस्तु अत्यंत छोटा बनता है, तो बहुत छोटा बनता है ये किरणें अनंत से आ रही है ऐसे, ये किरणें अनंत पर है तो अनंत से आने वाली किरणें जो होती हैं इस गोली दर्पण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाएगी यहां से, और यहां से देखेंगे बिंदु के रूप में